Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में. यस, जब हमें किसी भी चीज़ की प्रोसेस समझ में आ जाती है ना, तो हमें उसकी पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है. ये 4 स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, जिसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं. लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे इस प्रोसेस का. तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल पिक करूंगी, उससे मैं आपको ये चारों पॉइंट समझाऊंगी. उसके बाद इंडिविजुअली हम हर एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. अब मेरा एग्जाम्पल कौन सा है फेवरेट, जो मैं प्लानिंग से लेके आई हूं, वो है आंचल की बहन की शादी. आई डोंट नो ये क्रिएचर आंचल कौन है. फर्स्ट से कोई बच्ची है, ठीक है, इसकी हो रही है दीदी की शादी. हम प्लानिंग से इसकी दीदी की शादी करा रहे हैं और ऑर्गेनाइजिंग भी हम इसकी दीदी की शादी से ही समझेंगे. अब प्लानिंग कर ली है पूरे परिवार ने बैठ के कि किस तरह से शादी अपन को करवानी है, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो कि था कि शादी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो अचीव कर पाए. तो प्लानिंग हम पूरी करके बैठे हैं. हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. लेकिन अब ऑर्गेनाइजिंग पे हम आते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में शादी का क्या रोल रहेगा. ये बोलते हैं कि जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि ये प्रकार के काम होते हैं. तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारे काम लिख लिए. जैसे कि बैंकेट हॉल बुक करना, केटरर्स को बुक करना, डीजे को बुक करना, शॉपिंग करवाना, इसके अलावा दहेज का सामान लेना. दहेज देना पाप है, लेकिन अपनी बेटी को अपनी खुशी से लोग बहुत कुछ देते हैं, तो वही मान लीजिए आप इसमें. ठीक है. ये थे कुछ बेसिक काम. ठीक है. उसके बाद बच्चों की शॉपिंग, ये दुल्हन की शॉपिंग थी, ससुराल वालों की शॉपिंग थी, ये बच्चों की, जो घर के बच्चे हैं उनकी शॉपिंग होगी, घर के बड़ों की शॉपिंग होगी, ये सारी चीज़ें थी. तो इस तरह से पूरे वर्क लिखे गए. तो हमने सारे वर्क को डिवाइड कर लिया कि ये एक काम है, ये एक काम है, ये एक काम है, ये एक काम है, ये एक काम है और ये एक काम है. यहाँ पे मैं बहुत कम काम पिक करी हूँ, सो दैट आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाए. जब आपने वर्क का डिविजन किया कि ये काम रहेंगे, उसके बाद आपने देखा कि भैया ये जो बैंकेट हॉल बुक करना है, केटरर को बुक करना है या डीजे को बुक करना है, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के काम है. मतलब एक इंसान जो जाएगा बैंकेट हॉल बुक करने के लिए, वो केटरर को भी बुक कर सकता है. समटाइम्स तो बैंकेट हॉल और केटरर दोनों साथ में होते हैं, तो वो आसानी से बुक हो जाएंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे वर्क की ग्रुपिंग कर दी. जो सिमिलर नेचर के काम दिख रहे थे उनको एक साइड कर दिया. जैसे अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी ऑर्गेनाइजिंग की, तो उसमें हम फाइल्स को सजा रहे थे. तो हमने येलो कलर की फाइल्स को अलग रख दिया था, ग्रीन कलर की फाइल्स को अलग रख दिया था और रेड कलर की फाइल्स को अलग कर दिया था. उसी तरह से यहाँ पे जो सिमिलर नेचर के काम थे उन्हें हमने एक ग्रुप में लिख दिया. सेकेंड काम हमने क्या किया, हमने ये देखा कि बच्चों की शॉपिंग, दुल्हन की शॉपिंग, ससुराल वालों की शॉपिंग, दहेज खरीदना, सब ऑलमोस्ट शॉपिंग में ही तो आ रहे हैं. तो इसको हम मोटा मोटा शॉपिंग में काउंट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, सिमिलर नेचर की चीजों को एक तरफ लिख दिया. क्या समझे यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमने सारे कामों की लिस्ट बनाई, किस काम पे कितना पैसा लगेगा वो सब डिसाइड कर लिया था. प्लानिंग में कुछ आधा कर लिया, कुछ यहाँ पे कर लिया. उसके बाद हमने सिमिलर नेचर के कामों को क्या कर दिया, एक तरफ लिख दिया. मतलब सिमिलर नेचर के कामों को अलग कर दिया, अलग कामों को अलग कर दिया. ठीक है. तो सिमिलर नेचर वाले जितने भी काम दिख रहे थे वो ये थे, बैंकेट हॉल बुक करना, केटरर्स को बुक करना और डीजे को बुक करना. एट द सेम टाइम शॉपिंग हर तरह की, दुल्हन की हो, दहेज की हो, ससुराल वालों की हो या फिर आपके खुद के घर के लोगों की हो, वो सारी की सारी शॉपिंग में कर दी. तो यहाँ सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, कि आप चीज़ों को जो आपको सिमिलर नेचर के दिखते हैं उन वर्क को अलग लिख देते हैं. अब जब आपने ये कर लिया तो आपने सोचा कि यार शॉपिंग में चॉइस किसकी अच्छी है, मतलब कौन अच्छी चॉइस कर सकता है.
तो हमें समझ में आया कि घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो अच्छी शॉपिंग करता है, जनरली लड़की है, ठीक है। तो लड़कियां शॉपिंग में अच्छी होती हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मम्मी, दादी, दीदी और छोटी बहन, इनको हम भेजते हैं शॉपिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे दीदी मतलब फीमेल डिपार्टमेंट, जितना भी फीमेल डिपार्टमेंट था उसको क्या कर दिया, शॉपिंग का काम दे दिया। फिर हमने सोचा कि डीजे वीजे कौन बुक करके आ सकता है, तो हमने देखा मेल्स इस काम में अच्छे होते हैं, मतलब नेगोशिएशन अच्छी कर लेते हैं जैसे बड़े बड़े चीज़ों की, तो मेल्स को दे देते हैं। यहाँ पे प्लीज़ जेंडर का कुछ इशू नहीं आ रहा, मैं एक नॉर्मल आपको बात बता रही हूँ कि डीजे वीजे लड़के अच्छे से समझ आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियाँ नहीं समझती हैं, सो प्लीज़ उस चीज़ पे अपन वो नहीं करेंगे, वो भी समझ जाती है, लेकिन लड़कियाँ शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग आई एम राइटिंग दिस कि जितनी भी फीमेल डिपार्टमेंट थी घर की, उनको हमने शॉपिंग का काम दे दिया, और जितने भी मेल डिपार्टमेंट वाले लोग थे उनको हमने क्या काम दे दिया, डीजे और बैंकेट हॉल बुक करने का काम दे दिया। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ड्यूटीज़ को असाइन कर रहे हैं कि जो बंदा आपको सही लगता है वो काम करने के लिए, आप उसको वो काम दे रहे हैं। लास्ट, यहाँ पे दीदी और इन्हें शॉपिंग कर ली है, मतलब वो अपना काम कर चुके हैं, तो अब आपके उन्हें बताना भी तो पड़ेगा ना किसी को। दीदी और इन्हें शॉपिंग कर ली, उनको पापा ने 1.5 लाख का टारगेट दिया था, 1.5 लाख का बजट दिया था एक्चुअली, ठीक है, कि 1.5 लाख में तुम्हें शॉपिंग कंप्लीट करनी है। अब वो शॉपिंग कंप्लीट करके आई है, तो वो किसी को रिपोर्ट भी तो करेंगे कि पापा 1.5 लाख का जो आपने सामान बोला था वो ले आए हैं हम। तो यहाँ वो पापा को क्या कर रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं। कौन रिपोर्ट कर रहा है, जिसने काम किया है। अगेन यहाँ पे हमने भैया, छोटे भैया, बड़े भैया सबको भेजा था, तो वो आके अगेन दादाजी को बता रहा है कि दादाजी ये काम हो गया जो आपने दिया था। तो यहाँ लास्ट वाले में हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया था कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। सो अब अगर कंबाइंड वे में इस एग्जाम्पल को लूँ तो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से चला है कि आंचल की दीदी की शादी है, प्लानिंग हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, यहाँ हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी प्रोसेस होती है 1 by 1 वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शादी के जो काम होते हैं वो लिख लिए, जो सिमिलर नेचर के काम होते हैं उन्हें अलग अलग पार्ट्स में ग्रुपिंग कर दी उनकी, जो जिस काम में अच्छा होता है वो काम उसे अलॉट कर दिया, असाइन कर दिया, एंड एक रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया कि कौन शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद, ये काम कंप्लीट करने के बाद किसको रिपोर्ट करेगा। सो ये थी हमारी पूरी क्या, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। यस, ये पूरी आपकी ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि काम क्या क्या है, काम की डिपार्टमेंटलाइजेशन किस तरह से होगी, किस तरह से हम काम को असाइन करेंगे आउट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, एंड उन एम्प्लॉयज को किनको जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा वंस देयर वर्क इज डन। सो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। सो ये थे हमारी पूरी प्रोसेस के कुछ इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फर्स्ट पॉइंट को पिक करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क को, और उसको डिटेल में समझेंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई केस स्टडी आती है तो वहाँ पे आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी में कोई भी पॉइंट पे बात हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट को पिक किया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो अब शुरू करते हैं हम क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है वो देख लेते हैं। नाम क्या है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब सबसे पहले आप वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा काम क्या है, सारे काम क्या हैं, और फिर उन्हें आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको आंचल की दीदी का शादी का एग्जाम्पल दिया था, उसमें फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला था कि केटरर्स का एक काम रहेगा, एक काम डीजे बुक करने का रहेगा, एक काम आपको बैंकेट हॉल बुक करने का रहेगा, एक दहेज की शॉपिंग का रहेगा। ये सब क्यों अपन लिस्ट बना रहे थे इसकी, हम क्यों कोई भी लिस्ट बनाते हैं, ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। हम जब कहीं ट्रैवल करने जा रहे होते हैं तो हम एक पैकिंग की लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें पैक करनी है, सो दैट वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम ना हो कि यार वो चीज़ रह गई, ये चीज़ डबल से आ गई। ऐसा ना हो कि भैया मिरर रखना था, मम्मी ने भी मिरर रख दिया, भाभी ने भी मिरर रख दिया, अब क्या होगा, 2 मिरर हैं, क्या ज़रूरत थी, एक ही मिरर की ज़रूरत थी वहाँ पे, लेकिन टूथपेस्ट कोई रखना भूल गया। तो इसलिए पहले से एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, सो दैट आप कोई भी काम ना भूलें, एट द सेम टाइम सेम काम 2 बार ना हो जाए।
तो बिल्कुल इसी कारण की वजह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप बनाया गया है, जिसमें ये बोलते हैं पहले तो पूरे वर्क को आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसे स्मॉल स्मॉल डिवीजन में बांट दो, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर एक काम आपकी नज़र में भी आ जाएगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। एट द सेम टाइम कोई काम स्किप भी नहीं होगा और डबल से भी नहीं होगा। यही बात ये सेकंड पॉइंट बोलता है, लेकिन फर्स्ट पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोलता है ये बोलता है द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क पार्ट। पूरे वर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, दैट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड ये बोलता है द डिविजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क के डिवीजन से फायदा ये होता है कि वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि मिरर दो आ गए, एक भाभी ने रख लिया, एक मम्मी ने रख लिया। अगर घर वाले बैठ के अच्छे से लिस्ट बना लेते कि कौन कौन क्या क्या सामान रख रहा है, तो ऐसे में वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होता। इसके बैग में भी इतना भारी मिरर गया, उसके बैग में भी इतना भारी मिरर गया है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अगर आपको गायब करना है तो पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए जहां पे आप सारे वर्क को लिखेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। अब देखो, अब हुआ कुछ ऐसा कि इधर मम्मी बोल रही थी कि मुझे लगा मिरर तो भाभी लेके आएंगे, इधर भाभी बोल रही मुझे तो लगा मिरर तो मम्मी लेके आएंगे, और अल्टीमेटली मिरर कोई भी नहीं लेके गया ट्रिप पे, तो आपको बिना देखे ही तैयार होना पड़ा। ये भी गलत हो जाएगा। ये भी अगेन क्यों हुआ? क्योंकि आपने वर्क को डिवाइड नहीं किया था। सो डिविजन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क को डिवाइड करना इन पार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी काम छूटे नहीं, एट द सेम टाइम सेम काम दो बार ना हो जाए। ये लाइन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके फर्स्ट पॉइंट का रेलेवेंस इंपॉर्टेंस समझाती है कि आप क्यों कर रहे हैं डिवाइड, आप इतनी मेहनत क्यों लगा रहे हैं, आप डायरेक्टली क्यों नहीं काम कर रहे हो, तो वो इस कारण की वजह से आप नहीं कर रहे हो। फिर ये बोलते हैं वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज। अब देखो, मैंने बोला कि हमें ट्रिप के लिए पैकिंग करनी है। अब ये पैकिंग क्या है? पैकिंग एक कंबाइंड वर्ड है, मतलब इसमें बहुत सारी पैकिंग आती है। इसमें खाने की भी पैकिंग आती है, इसमें कपड़ों की भी पैकिंग आती है, इसमें शूज़ की भी पैकिंग आती है, इसमें कपड़े कौन कौन से ले जाने हैं वो भी चीज़ इंक्लूडेड है। बट आपने एक सिंगल टर्म मेंशन कर दी कि पैकिंग करनी है, भाभी तुम्हें पैकिंग करनी है। यहाँ पे आपने पूरा का पूरा बोझ उठा के एक इंसान के कंधों पे डाल दिया है, विच इज रॉन्ग। हो सकता है आधे लोगों के कपड़े ना आए, हो सकता है आधे लोगों के जूते ना आए, हो सकता है आधे लोगों का सामान ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था? इसके लिए आप पैकिंग को, पूरे काम को डिवाइड करते कि शूज की पैकिंग मुन्ना करेगा, हमारे कपड़ों की पैकिंग शानली करेगी, अब मुझे जो नाम याद आ रहा है मैं वही लिखती जा रही हूँ, हमारे खाने की पैकिंग भाभी करेगी। तो इस तरह से क्या होगा, अब मुन्ना का पूरा काम क्या है कि मुझे भैया शूज़ की पैकिंग करनी है, या इसको मैंने कौन सा काम दिया था, चलो मान लेते हैं शूज़ की पैकिंग दिया था, तो शूज़ की पैकिंग करनी है, तो उसका पूरा फोकस उस पर होगा। वो एक काम पे अपना पूरा फोकस दे पाएगा और वो काम एफिशिएंटली भी होगा। तो अगेन एक और इम्पॉर्टेंस हमें समझ में आती है कि अगर आपको एम्प्लॉयज़ में काम बांटना है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, हमें पता है ये खाना अच्छा बनाते तो हमने खाने वाला काम उसको दिया है, अगर आपको ये करवाना है तो उसके लिए आपको वर्क को डिवाइड तो करना पड़ेगा ना बेटा। अगर आप वर्क ही डिवाइड नहीं करोगे, आप बोलोगे तुम चारों मिलके पैकिंग कर लेना, अब ये भी खाने की पैकिंग करिए, वो भी खाने की पैकिंग करिए, वो भी शूज़ की पैकिंग करे, ये भी शूज़ की पैकिंग करे, और कपड़े किसी ने पैक ही नहीं किए। अब क्या करोगे? बाहर जाके सेम कपड़ों पे शूज़ बदलते रहोगे क्या? नहीं कर सकते ना वो। तो एम्प्लॉयज़ में अगर आपको काम को बांटना है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आपको डिविजन करना पड़ेगा वर्क का। अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका गोल क्या था? इसका गोल ये था कि आपको ये समझाए कि जब आपको काम मिलता है तो आपको उस काम को डिफरेंट पार्ट्स में बांटना पड़ता है, ताकि जो भी सही इंसान है उसको आप सही तरीके का काम दे सको। सही काम गलत इंसान के पास नहीं चला जाए, सही इंसान के पास गलत किस्म का काम ना चला जाए, ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए वर्क का डिवीजन करना ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? हमारा डिवीजन करते हैं। The manager divides the work into smaller units and each unit is called a job. जो मैनेजर होता है कंपनी का, वो पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये काम कहलाया जाता है जॉब।
फिर फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल असाइंड अ जॉब, वन कैशियर एक्सेप्ट द कैश। ओके, छोड़ो इसको, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। कभी बैंक गए होगे आप अपने पेरेंट्स के साथ या खुद का ही बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, तो जब आप बैंक के पास जाते हैं, अब ये तो नहीं होता कि आप कैश लेके गए हो इतने मोटे, एक इंसान चेक वाला उसमें बैठा हुआ है और आप उसको कैश पकड़वा रहे हो और वो भी गिनना शुरू हो जाता है और डिपॉजिट कर लेता है, ऐसा नहीं होता ना। आप जब भी बैंक के पास जाते हो, बैंक में जाते हो, तो आपको वहाँ पे दूर से नज़र आ जाता है कि कैश डिपॉजिट यहाँ पे होगा। तो अगर आप वो कैश डिपॉजिट कराना है ना, तो आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पूरे बैंक में घूमते रहोगे, कोई भी आपका कैश डिपॉजिट कर देगा, नहीं। अगर आपको डीडी बनवानी है तो आपको एक स्पेशल डेस्क पे जाना पड़ता है कि भैया मेरी डीडी बनवा दो। इसके लिए आप कैश डिपॉजिट वाले उसके पास नहीं जाओगे, वो बोलेगा भाई साहब मैं तो कैश रिसीव करता हूँ, मुझे तो डीडी बनानी आती भी नहीं है। आपको किसी से चेक इन कैश करवाना है तो आप अलग डिपार्टमेंट के पास जाओगे। यू वॉन्ट बी गोइंग टू द डीडी डिपार्टमेंट कि भाई मेरा चेक इन कैश कर दे, वो बोलेगा भाई मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने तो सीखा ही डीडी बनाना है अभी तक। तो इसी तरह से क्या हुआ यहाँ पे जो जिसकी कैलिबर थी, कोई कैश गिनने में अच्छा था तो उसे कैश डिपार्टमेंट में लगा दिया, जो जिसकी कैपेबिलिटी थी, कैलिबर थी, उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया। लेकिन इसके लिए पहले बैंक वालों ने क्या किया होगा, हर काम को डिवाइड किया होगा कि बैंक के क्या क्या काम होते हैं वो सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो जिसमें अच्छा है वो उसको असाइन कर दो, सो दैट कोई भी दिक्कत ना आए कल के दिन पे और हर एक इंसान एफिशिएंटली वर्क भी करे। So this is our first step of organizing process। अब इसके बाद आएगा हमारा सेकेंड स्टेप जो कि होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। वो क्या बोलता है वो हम सीखते हैं अब। ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या बोलता है, यहाँ आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, दिस इज नॉर्मल लाइब्रेरी की फोटो। लाइब्रेरी गए हैं कभी आप? When I was in school मुझे लाइब्रेरी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वहाँ से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती थी। लेकिन बड़े होते होते आई अंडरस्टूड ये कितना इम्पॉर्टेंट एक एरिया होता है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की हर तरह की नॉलेज मिल सकती है। दो अब इट्स तो लाइक वी हैव ऑनलाइन लाइब्रेरी इन द नेम ऑफ गूगल, बट उस टाइम पे जिस टाइम पे आई वाज डूइंग माय 11th-12th दैट टाइम मुझे इसकी रेलेवेंस नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था कि एक लाइब्रेरी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन इज कि हमारा ये सेकेंड स्टेप किस तरह से लाइब्रेरी से एसोसिएटेड है। अच्छा, मुझे चाहिए लाइब्रेरी से एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन बुक, ठीक है? या फिक्शन नॉन फिक्शन पे नहीं जाते, हम जाते हैं मुझे लाइब्रेरी से चाहिए एक मैथ्स की बुक और एक साइंस की बुक। क्या मुझे मैथ्स की और साइंस की बुक साथ साथ रखी हुई मिलेगी क्या? या फिर मैथ्स की बुक यहाँ पे पड़ी है, साइंस की बुक मैं ढूंढ रही हूँ पूरे लाइब्रेरी में, कहाँ मिलेगी मुझे? ऐसा नहीं होता ना। आप जैसे ही लाइब्रेरी में जाते हैं, आप लाइब्रेरियन को बताते हैं कि सर मुझे ये वाली बुक चाहिए, मुझे मैथ्स की बुक चाहिए, तो वो आपको बताते हैं बेटा इस डिपार्टमेंट में लास्ट में चले जाओ, मैथ्स की बुक वहाँ पे रखी हुई हैं सारी। तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं? या फिर मैं उनको बोलूँ कि सर मुझे यू नो लाइक वो थ्रिलर वो पढ़नी है बुक्स, तो वो बोलेंगे बेटा ये लाइन छोड़ो, वो लाइन छोड़ो, वो लाइन छोड़ो, वहाँ पे जाओगे वहाँ पे थ्रिलर बुक्स पढ़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने लाइब्रेरी में हर एक पार्ट को डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड करने के बाद जो सिमिलर नेचर की बुक्स थी उनको एक जगह रखा हुआ है। फिक्शन बुक्स को एक जगह रखा हुआ है, नॉन फिक्शन बुक्स को एक जगह रखा हुआ है, चिल्ड्रन बुक को एक जगह रखा हुआ है, मैथ्स की बुक को एक जगह रखा होगा, साइंस की बुक को अलग और थ्रिलर मूवी उसको बुक्स को अलग रखा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने जो सिमिलर टाइप की बुक्स थी उनको एक साथ रख दिया है ताकि कोई भी जाके देखे तो इस इजीली उसे वो चीज़ मिल जाए। मानो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होती, मानो लाइब्रेरी में कोई भी कहीं पे भी कोई भी बुक रखता, तो आपको 2 से 3 दिन लग जाते एक छोटी सी लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढने में, क्योंकि आपको एक एक बुक चेक करनी पड़ती कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। बट आपको वो काम नहीं करना पड़ रहा। डायरेक्ट मैथ्स की बुक चाहिए तो आप मैथ्स वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैथ्स की बुक मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सिमिलर बुक्स को सिमिलर एरिया में रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे इससे डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या काम है? तो ये बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन ही तो हुआ।
डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कि आपने वर्क को डिवाइड कर लिया, आपने आंचल की दीदी की जो शादी करवा रहे थे उसमें सारे वर्क को आपने लिख दिया, उसके बाद जो सिमिलर नेचर के काम होंगे वो आप अलग कर दीजिए, सो दैट जो भी एक इंसान होगा वो एक काम कर रहा होगा वो बाकी भी निपटा देगा। और यहाँ पे अगेन डुप्लीकेशन नहीं होगा, कियोस नहीं मचेगा कि भैया तू कर रहा है मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, वो भी नहीं होगा। जिस तरह से लाइब्रेरी का सेटअप डिपार्टमेंटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है सो दैट कोई भी इजीली जाके कोई भी बुक ढूंढ ले, उसी प्रकार से बिजनेस में भी ऑर्गेनाइजिंग में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, सो दैट सिमिलर नेचर के कामों को हम एक तरफ कर सकें और जो डिफरेंट नेचर के काम हैं उनको अलग कर सकें। यहाँ ये बोलते हैं आफ्टर डिवाइडिंग द सिमिलर वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे मैं बोलूँ, आपकी क्लास टीचर ने आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सब बच्चों को अलग अलग किया है कि ये बच्चा इतने परसेंट वाला है, ये बच्चा इतना परसेंट वाला है, ये बच्चा इतना परसेंट वाला है, ये बच्चा इतना परसेंट वाला है। उनका टारगेट ये है जो सबसे अच्छा पढ़ते हैं उन पे लेस फोकस करे और जो सबसे बुरा पढ़ते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे ताकि उनके मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो उनका फोकस ये था, मतलब उनको ये करना था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, सारे बच्चों को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज, जो भी उनकी हाफ ईयरली में परसेंटेज आई थी उसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया। अब यहां उन्होंने देखा कि 60 to 70% वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि 60 to 70% वाले एक लाइन में आ जाओ, 40 to 60 वाले एक लाइन में आ जाओ, 70 to 80 वाले एक लाइन में आ जाओ एंड 80 to 100 वाले एक लाइन में आ जाओ। ये करने से होगा क्या कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया ये ना थोड़े 60 to 70 वाले ऑलमोस्ट सेम माने जाते हैं कि एक जैसा पढ़ते हैं, 40 to 60 वाले ऑलमोस्ट सेम माने जाते हैं कि थोड़ा कम पढ़ते हैं, 70 to 80 वाले थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं, अबव एवरेज होते हैं, और 80 to 100 वाले इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, सिमिलर लोगों को सिमिलर ग्रुप में भेज दिया सो दैट आप आगे की प्रोसेस को बढ़ा सकें। ठीक है, यहाँ ये बोलते हैं द डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ क्या बात हो रही है वो देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि ग्रुपिंग करने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड वे नहीं होता कि ग्रुपिंग करनी है तो तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी, दूसरे वे से तुम नहीं कर सकते, नहीं, देयर इज नो स्टैंडर्ड वे फॉर डूइंग दैट। अलग अलग वे से हो सकती है, लेकिन सारे वेज पढ़ना यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पॉसिबल है। तो हमने उनमें से बेस्ट 2 वेज ढूंढे हैं, कॉमन वेज ढूंढे हैं जो कि मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये कौन से हैं, ये हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो हम आते हैं, लेकिन पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है। आपने फर्स्ट स्टेप में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में पूरे ही काम को पार्ट्स में डिवाइड किया था कि नहीं किया था। यहाँ पे आप डिवाइडेड काम को सिमिलर वे में ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब जो काम आपको लगता है कि हाँ भैया ये काम क्या है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिमिलर नेचर का दिख रहा है आपको, जैसे फाइल्स की अपन ने की थी, तो आप उनको सिमिलर वे में क्या कर रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग करते जा रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि ग्रुपिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सारे तरीके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो अपन 2 मोस्ट कॉमन तरीका पढ़ते हैं, वन इज फंक्शनल, अनदर वन इज डिविजनल। इनको समझना बहुत ईजी है। कैसे, जो नाम है वही उसका काम होगा, जो नाम है वही उसका काम होगा, बट कैसे आती, मतलब आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंट के बारे में। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शनल मतलब फंक्शन पे बेस्ड होगा, मतलब जो नाम है वैसा ही इसका काम होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10
अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हर एक प्रोडक्ट की पहले प्रोडक्शन होती होगी, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती होगी, फिर उसके बाद वो सेल्स के लिए भेजे जाते हैं, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि प्रोडक्शन को आपने ऑल टुगेदर अलग कर दिया है। 10 के 10 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को आपने अलग कर दिया है। 10 के 10 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को आपने एक हेड में कर दिया है और 10 के 10 की सेल्स को आपने एक हेड में कर दिया है। तो यहाँ पे आपने जो डिवीजन या फिर कह सकते हैं ग्रुपिंग की है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन की है। क्या वो प्रोडक्शन फंक्शन में आते हैं, क्या वो सेल्स फंक्शन में आते हैं, या फिर वो मार्केटिंग फंक्शन में आते हैं, या वो पैकेजिंग फंक्शन में आते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि प्रोडक्शन हो गया उसमें पैकेजिंग होगी उसमें एडवर्टीजमेंट हो गया, नहीं। आपको प्रोडक्शन करनी होती है, प्रोडक्ट बनाना होता है, फिर उसके ऊपर लेबल्स चिपकाने होते हैं, उसकी पैकेजिंग करनी होती है, फिर मार्केटिंग करवानी पड़ती है उसकी, और फाइनली आप उसको सेल्स करवाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस में चलती है गाड़ी। तो ये बोलते हैं आप 10 के 10 प्रोडक्ट्स की जब प्रोडक्शन कराते हैं तो वो आपने क्या किया, आपने 10 प्रोडक्ट्स को ग्रुप बनाया प्रोडक्शन के बेसिस पे, मतलब उसके फंक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई है वो उनके फंक्शन के बेसिस पे हुई है, ना कि किसी और बेसिस पे। सो अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, ऐसी जॉब्स जो कि कॉमन फंक्शन से रिलेटेड होती हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपने मार्केटिंग में 10 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बारे में सोचा, तो मार्केटिंग आपने एक हेड बना दिया, उसमें किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही हो डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग हुई है, मार्केटिंग की ग्रुपिंग, मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हुई है। फिर ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितने भी काम होते हैं, यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही थी ना, तो ये क्या थे, ये जॉब थी प्रोडक्शन की, तो इनको आपने ग्रुप किया अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जॉब्स रिलेटेड टू सेल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेल्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सो क्या बोलता है हमारा ये पर्टिकुलर, वो ये बोलता है कि भैया आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग भी स्टार्ट कर दी, आपने पूरे काम को डिवीजन में वो भी कर दिया, बांट भी दिया। इसके बाद आप सिमिलर नेचर के कामों को एक पार्ट में ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं मतलब उनकी। तो इन्होंने बोला ग्रुपिंग करने के तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका उन्होंने हमें बताया है फंक्शनल ग्रुपिंग, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। जिसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। फंक्शन के एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, तो कितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या मैटर करेगा कि वो कौन से हेड में आ रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उनकी सेल्स हो रही हैं, तो इसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब सेकेंड वाला हमारा जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है दैट इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल से पिक करते हैं। ये बोलते हैं इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, मेडिसिन, देन जॉब्स रिलेटेड टू दिस। ओके, यहाँ आ जाते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको नहीं इस्तेमाल किया तो इसको इस्तेमाल करते हैं हम। इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन एक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट्स भी बनाती है, स्नैक्स भी बनाती है, एट द सेम टाइम ये कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिस्किट्स भी बनाती है, स्नैक्स भी बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाती है। यहाँ पे बिस्किट्स का प्रोडक्शन भी होता होगा, मार्केटिंग भी होती होगी और सेल्स भी होती होगी। सेम इज द केस विद स्नैक्स, प्रोडक्शन भी होता है, मार्केटिंग भी होती है,
सेल्स भी होती है। सेम इज द केस विद कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोडक्शन भी होता है, मार्केटिंग भी होती है और सेल्स भी होती है। यहां आप ग्रुपिंग फंक्शंस के बेसिस पे नहीं करके बल्कि ग्रुपिंग करेंगे प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, कि बिस्किट्स की प्रोडक्शन भी, बिस्किट की मार्केटिंग भी, बिस्किट की सेल्स भी, सारा बिस्किट के अंडर आएगा। स्नैक्स की प्रोडक्शन भी, स्नैक्स की मार्केटिंग भी, स्नैक्स की सेल्स भी, सब स्नैक्स में आएगा। तो यहाँ पे हेड आपने किसके नाम से बनाया? प्रोडक्शन या मार्केटिंग के नाम से नहीं बनाया, यहाँ हेड बनाया आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पे। कोल्ड ड्रिंक्स की प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स सब होगी, लेकिन वो कौन से हेड के अंदर होगी? कोल्ड ड्रिंक हेड के अंदर होगी। सो ये क्या है, जब आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन करते हैं तो उसको बोलता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पे वापस आते हैं हमने पढ़ा दो तरीके की डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, वन इज नोन एज फंक्शनल, अनदर वन इज नोन एज डिविजनल। तो हमने फंक्शनल में बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम ग्रुपिंग करते हैं, वेयर एज डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रुपिंग करते हैं। वन और मोर प्रोडक्ट्स दे प्रिविलेज डिविजनल, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हम ये वाली डिवीजन ज़्यादा सही मानते हैं, ये वाली ग्रुपिंग ज़्यादा सही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आप डिवाइड कर लेते हो। लेकिन जहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा होता है वहाँ पे यूजुअली आप चूज करते हो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। Under this, jobs related to products are grouped under one department. For example, if this product in this, okay. तो अब यहाँ पे पढ़ने लायक कुछ नहीं है क्योंकि मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। वापस से मैं आपको उस एग्जाम्पल में ले जाती हूँ और मैं आपको एक कंपैरिजन बता देती हूँ दोनों ही डिपार्टमेंटलाइजेशन का, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे वे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये रब कर दूँ, कर ही देती हूँ, अब आप लोग तो बोल नहीं पाएंगे। ओके, सो ये है हमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन XYZ। अब XYZ एक्सक्यूज मी, मेल्स के कपड़े भी बनाती है, फीमेल्स के भी बनाती है, किड्स के भी बनाती है। मतलब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मेल्स के भी कपड़े बनाती है, फीमेल्स के भी बनाती है, किड्स के भी बनाती है। हुआ कुछ ऐसे कि इनको सोचना था कि हम किस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन करें, किस तरह से हम अपने यहाँ पे ग्रुपिंग करें। तो इन्होंने दोनों ही बारे में सोचा कि फंक्शनल करें या फिर डिविजनल करें। तो इनको समझाना पड़ा कि फंक्शनल में ये होता है और हमारे दिस डिविजनल में ये होता है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो हम कपड़े बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उनकी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, फिर हम उन्हें बेचने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सेम केस हम इसमें भी करते हैं और सेम हम इसमें भी करते हैं। यहाँ इनके मैनेजर इनको समझा रहे थे कि अगर हम फंक्शनल डिवीजन करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, तो उसमें हमें कुछ इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी पड़ेगी कि हमें बनाना पड़ेगा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक बनाना पड़ेगा हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक बनाना पड़ेगा हमें सेल्स डिपार्टमेंट। और इसमें वर्क कैसे चलेगा कि प्रोडक्शन में अंडर हेड्स आ जाएंगे, मेल का बनेगा, फीमेल के बनेगा और किड्स का बनेगा, एंड सेम यहाँ पे चलेगा, सेम यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से डिवीजन रहेगा, कौन सा, फंक्शनल डिवीजन, जहाँ पे आपने इन डिवीजन को, इन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी ना दे के बल्कि फंक्शंस को प्रायोरिटी दी है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम बात करें अगर हमारे डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो उसमें कैसे काम होगा, उसमें ऐसे काम होगा कि जो डिवीजन बनेंगे वो बनेंगे मेल, फीमेल, किड्स। अब इसमें जो चीज़ ऊपर थी पुराने वाले में वो नीचे आ जाएगी। मेल्स का प्रोडक्शन, मेल्स का मार्केटिंग, मेल्स का सेल, फीमेल्स का प्रोडक्शन, फीमेल्स का मार्केटिंग और फीमेल्स का सेल, के प्रोडक्ट्स का सेल, क्लोथ्स का सेल, आई
मिसरेड इट, बट प्रोडक्ट्स का सेल, ठीक है। और किड्स में भी सेम चीज रहेगी, किड्स के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स। तो यहाँ पे ये डिविजनल में ये चीज़ नीचे आ जाती है, वेयरएज फंक्शनल में ये चीज़ ऊपर चली जाती है। बिल्कुल इतना सा डिविजन है। मैं ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि बुक में ना डिविजन दिया नहीं हुआ है, बुक में डिवीजन बोल रही हूँ, डिफरेंस दिया नहीं हुआ है। तो अगर मान लीजिए गलती से कभी आपके पेपर में पूछ लिया कि फंक्शनल और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपको डिफरेंस बताना है, तो वो आप बताने लायक हो, आपके पास उतना कंटेंट हो, इसलिए मैंने आपको वो पूरा एग्जाम्पल समझाया है। अब हमारा बचता है हमारा थर्ड प्रोसेस, थर्ड पार्ट ऑफ प्रोसेस, दैट इज हमारा नेक्स्ट वाला असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ओके, सो 2 स्टेप्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सेकेंड स्टेप की हमने फर्दर बाइफिकेशन भी पढ़ ली है। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, किसी को काम असाइन करना, ठीक है। देखो, जब आपने ग्रुपिंग कर ली, जब आपने पूरा काम लिख लिया, अब फाइनली आप काम करवाने के बारे में भी तो सोचोगे ना। और काम करवाते वक्त आप एक चीज़ को ध्यान रखते हो कि जो इंसान जो काम करने में परफेक्ट है, आप उसे उसी नेचर का काम देंगे। फर्स्ट से मैं ऐसा कोई काम ले लेती हूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, जो मुझे आता भी नहीं है, जो मुझसे बनता भी नहीं है, तो क्या मैं एफिशिएंटली काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा काम मिलेगा जो मुझे आता भी है, मुझे करना भी पसंद है और मैं कर भी सकती हूँ, तो वो काम मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे आप फाइनली काम को असाइन करते हो डिफरेंट लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, देयर कैलिबर एंड देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ ये बोलते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skills and qualifications। जैसे मैं बोलूं, आपके स्कूल में होने वाला है एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल में क्या होने वाला है? एनुअल फंक्शन होने वाला है। अब एनुअल फंक्शन में मैम ने काम बांट दिए हैं कि ये काम रहेंगे। वॉलंटियर करना होगा, पेरेंट्स को बुला के उनको स्वागत करना होगा, फिर उसके अलावा डांस वांस की प्रेपरेशन वगैरह करनी होगी, गाने की प्रेपरेशन करनी होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, कुछ लोग फूल वूल फेंकेंगे चीफ गेस्ट पे और वो सारा काम चलेगा, ठीक है। और एक को फाइनली क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे काम डिवाइड हो गए हैं एनुअल फंक्शन के। अब आप बताइए, एक इंसान है जो गाता अच्छा है, लेकिन आप उसे डांस करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या वो अच्छा डांस कर पाएगा? हाँ, आजकल लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं कि गाना भी कर लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, लेकिन ये इंसान को सिर्फ गाना आता था, तो वो डांस अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में आप क्या करते हैं? काम को बांटते हैं अमंगस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। जो इंसान प्रोडक्शन में अच्छा है उसको प्रोडक्शन का काम देंगे, जो इंसान सेल्स में अच्छा है, मार्केटिंग में अच्छा है, उसको उस डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो बिल्कुल वही होता है यहाँ पे। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। काम असाइन किया जाता है लोगों की कैपेबिलिटीज पे, लोगों की एबिलिटी पे। अब आप मुझे बताओ, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई अच्छे से आती है, मैं आपसे कंप्यूटर का काम करा रही हूँ जो आपने कभी देखा भी नहीं है लाइफ, मतलब वो किया, यूज किया। ऐसे सिनेरियो में आप कंप्यूटर पे अच्छा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो बिल्कुल आप किसी भी इंसान को जब काम देना होता है तो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग देते हैं, ये मेन टास्क होता है यहाँ पे। Employees are assigned duties by giving them a document called job description। यहाँ पे जब भी आप किसी इंसान को कोई काम देते हो तो वो लिख के देते हो कि बेटा तुम्हारा ये काम रहेगा, और उस डॉक्यूमेंट को जिस पे लिखा होता है कि इंसान का क्या क्या काम रहेगा उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आपने सुना होगा किसी के यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन के रिप्लाई आया, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, सामने से रिप्लाई आया, तो वहां पे एक कॉलम में ही ये सेक्शन बना देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन वाला। उसमें लिख देते हैं आपका मेन टास्क क्या होगा, जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो आपको क्या 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 काम करने पड़ेंगे। तो ये आजकल वो क्या करते हैं कि जब आपको जॉब लेटर या ऑफर लेटर या
जो भी लेटर भेजते हैं कंपनी वाले उसी में मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें मेंशन नहीं है तो अलग से मेंशनड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा होता है बकायदा कि इस इंसान का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसका क्या क्या रोल रहेगा। Then this document clearly defines the contents and responsibilities related to the job. ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें इंसान के काम का वर्णन अच्छे से होता है, एट द सेम टाइम उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं और किसके टूवर्ड्स बनती हैं वो सब भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है। सो ये है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब काम को असाइन करना इस बेसिस पे कि कौन कैसा काम कर पाएगा, क्या ये इंसान वो काम कर पाएगा, क्या दूसरा इंसान वैसा काम कर पाएगा, उन सब बेसिस पे हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हैं। ये था हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखिए अगर आपको वीडियो लेंदी लग रहा है कि बहुत सारा एक में कंबाइन करते तो बेटा प्रोसेस तो एक ही में कंबाइंड रहेगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक ले लेके देख सकते हैं। आप पहले अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, फिर चाहिए तो बुक से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी हो जाएगी, थोड़ी सी पॉइंट और ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, फिर बुक से पढ़ लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट देख के फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे वैसे पढ़िए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या बोलता है, ये बोलता है आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड्स सम अथॉरिटी। अच्छा देखो, स्कूल में आपको बोला प्रिंसिपल सर ने कि बेटा पढ़ना अच्छे से, ठीक है, पढ़ना अच्छे से। आपने सुन लिया, आपने बोला हाँ सर मैं अच्छे से पढ़ूंगा। उसके बाद कोई ऐसा इंसान आपके ऊपर नहीं था, जैसे क्लास टीचर होते हैं वो नहीं थे, जो आपको बार बार रिमाइंड कराए कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या आप सही से वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है आफ्टर अ वाइल आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट छूट जाए, जैसे कि कुछ ऐसा लॉकडाउन में भी हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं थी, कोई नज़र रखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई से बिल्कुल रिश्ता ही तोड़ लिया। अब उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी जब वो वापस स्कूल ज्वाइन करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ओवर 6-7 मंथ्स की भाई हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है, बट वो चीज़ होती ऐसे है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। जब तक कोई नज़र रखने वाला ना हो, जब तक कोई अथॉरिटी शो करने वाला ना हो, इंसान बहुत ही लीनियंट हो जाता है और अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है, लेजीनेस दिखाने लग जाता है। ये यहाँ बोलते हैं कि एक बार आपने ग्रुपिंग कर दी, टास्क असाइन कर दी, लोगों को रिस्पेक्टिव काम दे दिए, उसके बाद उन इंसानों को काम देने के बाद कोई ऐसा इंसान भी उनके ऊपर होना चाहिए जिसको वो टाइमली रिपोर्ट करते रहें, जैसे कि हमारे क्लास टीचर होते हैं। प्रिंसिपल सर ने बोला बच्चों अच्छे से पढ़ना है, अब ये क्लास टीचर ऑन डेली बेसिस आपको रिमाइंड कराएगी, आपको एक्स्ट्रा छोटे छोटे टास्क देती रहेगी, आपका फॉलो अप लेती रहेगी, जिसके बेसिस पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई नज़र रखने वाला इंसान आपके ऊपर है। प्रिंसिपल सर तो बोल के चले गए, लेकिन मेन टास्क किसने किया, ये आपके ऊपर रहने वाले इंसान ने किया। तो ये टीचर कौन है, ये टीचर आपकी ऐसे मान लीजिए बॉस है, और आप कौन है, आप स्टूडेंट ना हो के एम्प्लॉय हैं, और वो अपनी अथॉरिटी शो कर रही है आपके ऊपर। अब बच्चों को अगर अथॉरिटी वर्ड में डाउट है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, मतलब अपनी पावर इसका इस्तेमाल करके वो आपको कुछ काम दे रही है, ऑर्डर्स दे रही है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स व्हाट, द टीचर। यहाँ एक वर्ड अकाउंटेबिलिटी भी आता है, लेकिन वो शायद बाद में है, तो उसे हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पहले अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लीजिए। जब मेरे को घर वाले कोई काम देते हैं कि बेटा जाओ वहाँ से मार्केट से ये काम वो करके आओ, फर्स्ट से मेरी मम्मी है, ठीक है, उन्होंने बोला कि बेटा जाओ उस मार्केट से वो सामान लेके आओ, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा मुझे क्यों ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके पास वो पावर है ना।
अब गली में चलता हुआ कोई भी इंसान मुझे बोलेगा जाओ उस दुकान से वो लेके आओ, मैं बोलूँगी बेटा तू कौन, मतलब आप कौन, ऐसा बोलूँगी ना, क्योंकि भाई तुम्हारी अथॉरिटी क्या है, तुम्हारी मेरे ऊपर क्या अथॉरिटी है, तुम्हें कहाँ से पावर मिली। बट यही काम अगर मेरी मम्मी बोलेंगी तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो पावर है कि वो मुझे ऑर्डर्स दे सकती हैं। अब चलो उन्होंने मुझे काम बोला, अब वो मैं काम करूंगी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई फैमिली और माई मम्मी, राइट। अगर मान लीजिए किसी के पास पावर ना हो आपको अथॉरिटी, मतलब पावर ना हो आपको ऑर्डर देने की, तो आप रिस्पॉन्सिबल होना भी डिजर्व नहीं करते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके टूवर्ड शो करोगे। लेकिन जब अथॉरिटी आती है साथ ही साथ अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है कि आप अब रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने टास्क के लिए। अच्छा ये ना बहुत डिटेल वाला मुद्दा है, क्योंकि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सम अदर पर्सन, और क्या क्या पूरी एक साइकिल चलती है। लेकिन फिलहाल हम बहुत ही ब्रीफ में समझ रहे हैं इसको इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, बाद में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। So in the fourth step of organizing process, all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform. फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग की सारे इंडिविजुअल्स को कुछ कुछ अथॉरिटी असाइन किए जाते हैं ड्यूटीज, और कुछ अथॉरिटी उनके ऊपर रखी जाती है सो दैट वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करें। द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब देखो, जब आपके ऊपर कोई बॉस बना दिया जाएगा, आप क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, तो ये क्या हो गया, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप हो गया। ये भाई साहब जो आपके ऊपर है, जो अथॉरिटी शो कर रहे हैं, ये सुपीरियर है आपके, और आप एट द सेम टाइम क्या हैं, आप सबऑर्डिनेट हैं। तो जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो एट द सेम टाइम ये रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है, जो कि होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। एंड द क्वेश्चन हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड। अब ये काम करेगा तो कहीं पे भी जाके बताता नहीं फिरेगा कि मैंने वो काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया, मैंने वो काम कर लिया। अब मेरी मम्मी ने मुझे सामान लाने के लिए बोला और मैं सामान लेके गई, ठीक है, मतलब मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अब मैं पड़ोसियों की बेल बजा बजा के उन्हें बोल रही हूँ मैं काम कराई, मैं काम कराई, मैं काम कराई। वो बोलेंगे भाई हमें क्यों बता रही हो, हमारा क्या लेना देना है, मुझे यहाँ पे काम कंप्लीट होने के बाद किसको बताना चाहिए, अपनी मॉम को बताना चाहिए, क्योंकि वो काम मुझे किसने दिया था, उन्होंने दिया था। तो बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जब बन जाता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का जब रिलेशनशिप बन जाता है, तो आपको किसको रिपोर्ट करना है आपको पता चल जाता है, आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे। हो सकता है ये अल्टीमेट बॉस ना हो तो ये भी अपने बॉस को वो करेंगे रिपोर्ट। तो इस तरह से एक पूरी सीरीज चलती है, एक हायरार्की बन जाती है और पूरी एक चेन ऑफ अथॉरिटी डेवलप हो जाती है, चेन ऑफ कमांड डेवलप हो जाती है। The individual of higher authority becomes the superior and with less authority becomes the subordinate. जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होता है, जिसके पास कम अथॉरिटी होती है वो क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट हो जाता है। अब देखो साइकिल ऐसे भी चल सकती है। ये था अल्टीमेट बॉस, मतलब पूरे ऑफिस का बॉस था। अब इसने अपने नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके रखे थे और उन्होंने अपने नीचे एम्प्लॉयज रखे हुए थे। तो इसके पास सबसे कम अथॉरिटी होगी तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। लेकिन इसके पास इससे ज्यादा अथॉरिटी है तो ये यहाँ पे सुपीरियर हो गया। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। अब देखा जाए तो ये बॉस अल्टीमेट बॉस नहीं है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट हो गया। ये अल्टीमेट बॉस है तो ये सुपीरियर हो गया, तो इनके बीच में भी एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर वाली रिलेशनशिप आ गई। तो आपका जो सुपीरियर है डजंट मीन वो हमेशा सबके लिए ही सुपीरियर हो सकता है वो भी सबऑर्डिनेट हो अपने ऊपर वाले बॉस के लिए। तो इट्स लाइक अल्टीमेट बॉस, नॉर्मल बॉस, फिर एम्प्लॉयज, तो ऐसे सबऑर्डिनेट सुपीरियर अलग अलग रिलेशनशिप फॉर्म होंगे और एक चेन ड्रॉ हो जाएगी और इस तरह से पूरा अथॉरिटी चलता है। With the establishment of authority, managerial hierarchy gets created chain of command. देखो ये chain of command and principle of scalar chain follows this hierarchy. अपन ने पढ़ा था initial chapters में principle of scalar chain। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज देख लीजिए। तो इसी तरह से ही वो फॉर्म होती है। The establishment of authority also helps in creation of managerial level. The managers with maximum authority are considered as top level. जिसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिडर किया जाएगा, जिसके पास कम अथॉरिटी होगी वो मिडिल लेवल, और जिसके पास बिल्कुल कम होगी वो लोअर लेवल कंसिडर किया जाएगा। सो विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी इंडिविजुअल्स कैन परफॉर्म देयर जॉब्स एंड एवरीवन नोज हुम टू रिपोर्ट। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको किसको रिपोर्ट करना है, किसको आपको रिपोर्ट करनी है और कैसे पूरी साइकिल चलेगी। सो
यहाँ ख़त्म हुआ हमारा पूरा प्रोसेस। लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज ज़रूर कराऊंगी। हम वापस चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमने पूरे प्रोसेस को वैसे देखा था। दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसमें 4 पार्ट्स थे। इस पार्ट में हम वर्क को डिवाइड करते हैं, उसके बाद सिमिलर वर्क्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मर्जी कर सकते हैं। फिर हम अलग अलग इंसानों को उनकी ड्यूटीज असाइन करते हैं on the basis of their skills, their caliber, their capability, and एक बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप बनाते हैं, सबऑर्डिनेट सीनियर वाला रिलेशनशिप बनाते हैं, ताकि रिपोर्ट किसको करना है वो पता चल जाए। तो ये था बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में इसकी समरी। अब अगर पूरी प्रोसेस पूछी जाती है 3 नंबर में, तो आपको ऐसे समरी फॉर्मेट में ही लिखना है कि हल्का फुल्का बताना है हर एक स्टेप के बारे में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 8 नंबर का आ जाता है या फिर इनमें से एक पार्ट 4 नंबर का आ जाता है, तो वहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। हम आंचल की दीदी का एग्जाम्पल ले रहे थे, लेकिन आप चाहें तो कोई फॉर्मल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। विद दैट, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज देयर, आप पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर बाकी पूरे चैप्टर्स के, तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू जा रहा है तो मैग्नेट फ्रेंड्स पे 2 अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।